हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स पॉइंट में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड LMRC ITI वाले स्टूडेंट्स के लिए, यानी कि हम यहाँ पे ITI का मेंटेनर इलेक्ट्रिकल का पेपर हम इस वीडियो में सोल्व करने वाले हैं। इस वीडियो में दोस्तों, अगर मैं बात करता हूँ आपसे इस पेपर के सिलेबस के बारे में, तो यहाँ से टोटल आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें आपसे टोटल 75 क्वेश्चन आपसे टेक्निकल के होते हैं, प्लस आपके जो 25 क्वेश्चंस होते हैं वो नॉन टेक्निकल पोर्शन से रिलेटेड होते हैं। तो टोटल यहाँ से आपको 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उसके लिए आपको जो टाइम ड्यूरेशन दिया जाता है वो 2 घंटे का आपका पेपर होता है। तो यहाँ पे हम इस वीडियो में जो पेपर जो सोल्यूशन करने वाले हैं वो ITI मेंटेनर इलेक्ट्रिकल 2018 का पेपर का हम यहाँ पे सोल्यूशन करने वाले हैं, यानी कि 2018 का ये हमारा पेपर का सोल्यूशन होने वाला है, जिसमें कि मैं आपको पूरे सारे क्वेश्चंस का यहाँ पे डिटेल में सोल्यूशन करवाने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आप इस पेपर का PDF प्राप्त करना चाहते हो तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप डिस्क्रिप्शन में जा करके आप इस पेपर का PDF भी ले सकते हो। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन बना हुआ है उसको ही प्रेस कर दीजिए, ताकि हम जब भी कोई भी ITI या डिप्लोमा का कोई भी नए पेपर का सोल्यूशन करवाते हैं तो आपका उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारा पेपर है यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों के अंदर यहाँ पे हमारा पेपर होने वाला है। तो यहाँ पे हम पेपर को हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, हमारा यहाँ पे पहला क्वेश्चन आता है, क्लोरीन सिस्टम बाड़ों को निम्नलिखित में से किस संकेत के साथ पोस्ट किया जाएगा। जो आपका क्लोरीन सिस्टम होता है उसको बाड़ों में संकेत के लिए जो हम पोस्ट करते हैं तो उसको हम करते हैं प्रवेश को प्रतिबद्ध करने के लिए, ताकि उससे का हमारे स्वास्थ्य के खतरे की चेतावनी देने और आग के विस्फोट के खतरे की चेतावनी देने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, क्लोरीन सिस्टम बाड़ों का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, किसी अस्पताल की अनिवार्य विद्युत प्रणाली में निम्नलिखित दो अलग अलग प्रणालियों में कौन सा होना चाहिए। जो आपका कोई हॉस्पिटल है उसमें कोई भी दो विद्युत की हमारी प्रणाली होती है, उसमें दो अलग अलग प्रणाली कौन कौन सी शामिल है। तो यहाँ पे एक तो हमारी होती है आपातकालीन प्रणाली और एक होता है हमारा उपकरण प्रणाली, यानी कि ये दोनों हमारे क्या होते हैं, इमरजेंसी किसी भी हॉस्पिटल में अगर हमारे इमरजेंसी प्रणाली के रूप में शामिल किए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 आता है हमारा, अगला क्वेश्चन आता है, विद्युत धारा घटना के लिए कौन सा भाग जिम्मेदार होता है। जो आपकी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है वो किसके कारण फ्लो करती है। तो यहाँ पे आपकी विद्युत धारा जो फ्लो करती है वो चार्ज यानी कि आवेश के कारण यहाँ पे हमारी करंट जो है वो फ्लो करती है। और आवेश की जो इकाई होती है, इसकी इकाई क्या होती है, इसकी इकाई होती है हमारी कूलाम, इसकी इकाई होती है। अब चलेंगे हम अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आता है हमारा, अगला क्वेश्चन है, किसी परिपथ में धारा ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ से करंट की वैल्यू बतानी है जब उसमें प्रवेश करने वाला चार्ज Q इज इक्वल टू आपको दिया गया है 10-10 कूलाम, जहाँ T हमारा क्या है, सेकेंड है। तो यहाँ से आपको क्या बताना है, करंट बताना है। तो आपको करंट का फॉर्मूला पता है, करंट हमारी क्या होती है, चार्ज अपॉन समय, यानी कि Q/T हमारी करंट होती है। आपको क्वेश्चन में चार्ज की वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है, 10T, ये आपको चार्ज की वैल्यू दी हुई है। और यहाँ से आपको T, तो T से T कट जाएगा तो हमारी करंट कितनी आ जाएगी, 10 एम्पियर हमारी यहाँ से करंट आ जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आता है हमारा, एम्पियर किसकी अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली इकाई है। जो आपकी एम्पियर होती है किसकी, इंटरनेशनल यानी कि SI यूनिट है। तो आपको पता है एम्पियर धारा की SI मात्रक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सही आंसर, ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम विद्युत चालकता होती है। तो यहाँ से आपको यहाँ पे जो नाम दिए गए जैसे सिलिकॉन, कार्बन, एल्यूमिनियम और तांबा यानी कॉपर, तो इनमें से सबसे ज़्यादा जो आपकी विद्युत चालकता यानी कि जो आपकी सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी होती है वो सबसे ज़्यादा किस में होती है। तो आपकी सबसे ज़्यादा जो कंडक्टिविटी होती है वो आपकी होती है सबसे ज़्यादा सिल्वर में होती है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं जो सबसे ज़्यादा होती है वो किस में होती है, आपकी सिल्वर। उसके बाद जो आपकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है, यानी कि सिल्वर की कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है किससे, कॉपर से। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है आपका कॉपर। उसके बाद इसके कॉपर के बाद जो से जो कम कंडक्टिविटी होती है वो होती है आपकी गोल्ड की। और उसके बाद हमारी सबसे कम कंडक्टिविटी होती है वो होती है हमारी एल्यूमिनियम की। तो यहाँ से हमको क्वेश्चन में सिल्वर तो दिया हुआ नहीं है, लेकिन हमको क्या दिया हुआ है, कॉपर यानी कि तांबा। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, तांबा।
जो कि हमारी क्या होती है, सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी होती है इन सारे मटेरियल्स में। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आ जाएगा हमारा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, दिए गए सर्किट में धारा खोजें। यहाँ से आपको जो ये करंट है, इस करंट की वैल्यू निकालनी है और आपको रेसिस्टेंस की वैल्यू कितनी गिवन है क्वेश्चन में, रेसिस्टेंस दिया हुआ है आपको 2 किलो ओम। तो यहाँ से पता है आपको धारा जो होती है आई बराबर क्या होता है आपका V बटा R होता है। तो यहाँ से आपको वोल्टेज की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी हुई है 9, और धारा आपको दी हुई है 2 किलो ओम। जब किलो को हम चेंज करेंगे तो हम क्या लिख देंगे, 10 की घात 3 लिख देंगे। तो यहाँ से 10 की घात आपका 3 ऊपर जाएगा तो ये कितना बन जाएगा 4.5 इंटू 10 की घात 3। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4.5 मिली एम्पियर हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, करंट लिख सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा 4.5 मिली एम्पियर। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा यहाँ पे फोर्थ, हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा 4.5 मिली एम्पियर। अब चलेंगे हम अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आता है हमारा, यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है ये है। तो यहाँ पे आपको एक सर्किट दिया हुआ है, तो इसमें जो आपको ये वोल्ट मीटर लगा हुआ है, इस वोल्ट मीटर की आपको वैल्यू बतानी है। तो इस क्वेश्चन का अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ से सिंप्लीफाई, आपको इस क्वेश्चन को सिंपली जो सिंप्लीफाइड फॉर्म में अगर देखेंगे तो इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म कुछ इस प्रकार से बनता है। आपको यहाँ पे देखना है कि ये हमारे यहाँ पे पॉइंट होंगे, ये हमारा ए पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है, ये हमारा ए और बी पॉइंट है। तो यहाँ से आपको ए और बी पॉइंट, ये हमारा ए पॉइंट हो गया और ये हमारा बी पॉइंट हो गया। यहाँ पे हम लिख लेते हैं ए पॉइंट और ये हमारा बी हो गया। आप देख सकते हो ए पॉइंट पे यहाँ से 50 ओम और 10 ओम का रसिस्टेंस कनेक्टेड है। तो हम यहाँ से एक 50 ओम का रसिस्टेंस कनेक्ट करेंगे और एक हम यहाँ पे 10 ओम का रसिस्टेंस कनेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ से हमारे पास बीच में ये पॉइंट हमारा ये हो गया और साथ में ये पॉइंट हमारा ये वाला हो गया। उसके बाद हमारे पास एक रसिस्टेंस और कनेक्टेड है, तो ये हमारा एक रसिस्टेंस और कनेक्ट हो गया। तो ये हमारा कितना है, ये हमारा 20 ओम का है, तो ये हमने 20 ओम लिख दिया। और ये हमारा 50 का था और ये हमारा 10 का था, और ये हमारा कितना है 60 ओम का रसिस्टेंस कनेक्टेड है। तो हमको क्या निकालना है, और यहाँ से हमको जो इन दोनों के अक्रॉस जो वोल्टेज दिया हुआ है, ये दिया हुआ है हमको कितना, यहाँ से आप देख सकते हो ये 2 वोल्ट हमको यहाँ से कनेक्ट किया हुआ है। तो हमको ये 2 वोल्ट प्लस माइनस ये 2 वोल्ट हमको यहाँ पे लगा देना है। तो ये हमारा सिंप्लीफाइड फॉर्म इस सर्किट का बनता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो ये आपका वोल्टेज है वी स्मॉल ए बी मान लेते हैं हम यहाँ पे, तो हमको क्या निकालना है, यहाँ का वोल्टेज निकालना है। तो यहाँ का वोल्टेज क्या हो जाएगा हमारा, ये वी ए पॉइंट है और यहाँ का वी बी पॉइंट है। तो आपको पता है कि वी ए बी जो होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, वी ए माइनस वी बी हो जाएगा। तो यहाँ से आपको वी ए माइनस वी बी की वैल्यू पुट करनी है। तो अब आपको किस प्रकार लगानी है, तो यहाँ से आपको क्या करना है, वोल्टेज डिवीजन रूल का यूज़ करना है, यानी कि वोल्टेज डिवीजन रूल को लगाना है। तो वोल्टेज डिवीजन रूल को जब हम लगाएंगे तो आपको सबसे पहले यहाँ पे इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालनी है। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालने के लिए आपको सबसे पहले वी ए के यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, टोटल वोल्टेज कितना है आपका जो कनेक्ट है 2 वोल्ट, 2 इंटू उसके बाद यहाँ से आपको निकालना है सेम रसिस्टेंस। तो ये हमारा 20 ओम का है तो 20 आ जाएगा अपॉन सम ऑफ ऑल द रसिस्टेंस। तो जितने भी हमारे रसिस्टेंस कनेक्ट होते हैं 20 और ये 50 ओम और 20 ओम हमारे सीरीज़ में कनेक्ट है, तो ये हो जाएगा हमारा 70 माइनस जो कि हमारा ये माइनस है, ये माइनस हमने लगा दिया। अब वी वाला निकालना है, तो वी में हमारा कितना हो जाएगा टोटल, तो टोटल वोल्टेज 2 और 60 में निकालेंगे तो 60 ऊपर आ जाएगा हमारा, और टोटल कितना हो जाएगा 60 और 10 70 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा बन जाएगा यहाँ से 4/7, ये 0 से 0 कट जाएगी तो ये 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा हमारा 4/7 माइनस ये 0 से ये 0 कटेगी तो हमारा बन जाएगा 12/7। तो यहाँ से आपको 4/7 में से माइनस करने हैं 12/7। तो यहाँ से हम आगे चलते हैं। तो यहाँ से हमको क्या मिला था, 4/7 में से हमको माइनस करना है 12/7। तो यहाँ से हमारा एलसीएम 7 आ जाएगा। तो एलसीएम 7 आएगा तो ये हमारा 4 माइनस 12, तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमको, माइनस का 8/7 यहाँ पे हमको वोल्टेज मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा माइनस का 8/7 वोल्ट। अब चलेंगे हम अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन आता है हमारा यहाँ पे, जो ये आपको सर्किट दिया हुआ है, इस सर्किट में आपको करंट की वैल्यू निकालनी है। ये जो करंट है आपको इस करंट की वैल्यू निकालनी है। तो आपको पता है कि करंट की वैल्यू निकालने के लिए ये आपका वोल्टेज डिपेंडेंट सोर्स दिया हुआ है, तो आपको पता है करंट की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले ये आपको जो 5 वोल्ट का सोर्स दिया हुआ है, तो ये आपका यहाँ पे कोई रसिस्टेंस नहीं कनेक्ट है, तो ये 5 वोल्ट आपको यहाँ का वोल्टेज दिया हुआ है। तो यहाँ का वोल्टेज कितना दिया हुआ है आपको 5i, यानी कि 5i, क्योंकि आपका ये आपका करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। तो ये आपका जो वोल्टेज दिया हुआ है 5i, ये आपको इस नोड का दिया हुआ है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, नोड पे करंट निकालने। तो आपको पता है कि जो करंट निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे हम, तो आप यहाँ पे निकालें करंट, हमारा क्या हो जाएगा I इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 24, ये जो वोल्टेज सोर्स है इस चॉइस में से माइनस के कर देंगे हम 5i/18, क्योंकि हमारा I बराबर क्या होता है V/R होता है। तो हमने क्या किया, वोल्टेज दोनों का डिफरेंस ले लिया, वोल्टेज में अंतर ले लिया और यहाँ पे रेसिस्टेंस का भाग दे दिया। तो यहाँ से हम 18 को इधर भेजेंगे तो हमारा ये हो जाएगा 18i इज इक्वल टू 24
-5i। तो ये हमारा जब 5i इधर जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 23i इज इक्वल टू 24 हो जाएगा। तो अब जब हम यहाँ से i की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी मिल जाएगी हमको, 24/23 हमको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब चलेंगे हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आएगा हमारा, यहाँ से हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विद्युत संहिता का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए नहीं किया जाता है। तो आपकी जो विद्युत संहिता होती है इसका उपयोग हम जो सब स्टेशन डिज़ाइन करते हैं उसके लिए हम कभी भी यूज़ नहीं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बाकी हमारा जो घर बनाते हैं या फिर हमारा जो भी इंडस्ट्रीज़ होती है या फिर जो भी हम कॉमर्शियल जो हम यहाँ पे वायरिंग करते हैं उन सभी के लिए हम क्या करते हैं, राष्ट्रीय विद्युत संहिता का उपयोग करते हैं, लेकिन सब स्टेशन के लिए हम राष्ट्रीय संहिता का उपयोग नहीं करते हैं। अब चलेंगे हम अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आता है हमारा, अगला क्वेश्चन है 208/120 वोल्ट 3 फेज 4 वायर विद्युत प्रणाली के ड्रिप लूप का सबसे निचला बिंदु पैदल यात्री फुटपाथ के ऊपर न्यूनतम कितनी होगी जो इससे कम नहीं हो सकती। तो आपको एक 3 फेज 4 वायर विद्युत प्रणाली दी गई है, उसमें जो आपका ड्रिप लूप होता है उसका जो सबसे नीचे वाला पॉइंट होता है उससे आपकी जो कोई फुटपाथ होता है उससे उसके बीच में आपकी न्यूनतम डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए। तो आपके फुटपाथ के जो ऊपर वाले पॉइंट से जो आपका ड्रिप वाला पॉइंट है उसके न्यूनतम बिंदु की जो बीच में डिस्टेंस होनी चाहिए वो आपकी 10 फीट से कम की नहीं होनी चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा पहला इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आता है हमारा, अगला क्वेश्चन है, केबल्स में इसका उपयोग करने के अलावा एक कंड्यूट सील में इस्तेमाल सीलिंग यौगिक की न्यूनतम मोटाई इससे कम नहीं होनी चाहिए। तो जो यहाँ पे अगर क्वेश्चन अगर इंग्लिश में बात करते हैं तो इंग्लिश में क्वेश्चन हम पूछा जा रहा है, एक्सेप्ट वेयर इट इज़ यूज इन केबल। आपको केबल में इसको छोड़ के द मिनिमम थिकनेस ऑफ सीलिंग कंपाउंड, जो आपका जो सीलिंग कंपाउंड की मिनिमम थिकनेस होती है यूज इन कंड्यूट सील शेल नॉट बी लेस देन। तो आपकी जो थिकनेस है वो किससे कम नहीं होनी चाहिए, 5/8 इंच से आपकी कम नहीं होनी चाहिए। तो यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे पहला इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, यानी कि आप हिंदी में भी देख सकते हो 5/8 हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा। अब चलेंगे हम अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आता है हमारा, एक दहनशील दीवार में एक आउटलेट बॉक्स जुड़ा होना चाहिए। तो आपकी जो एक कंबस्टेबल वॉल होती है उसमें आपका जो आउटलेट बॉक्स होता है वो उसी के साथ जुड़ा होना चाहिए, यानी कि उसी की सतह यानी कि दीवार के साथ में ही जुड़ा होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे हो जाएगा थर्ड, कि जो हमारा जो कंबस्टेबल वॉल होती है यानी कि जो दहनशील दीवार होती है उसके साथ ही हमारा क्या होना चाहिए, आउटलेट बॉक्स जुड़ा होना चाहिए उसी के साथ, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन आता है हमारा, अगला क्वेश्चन है यहाँ से, इलेक्ट्रॉन पर मुक्त आयनों का द्रव्यमान क्या होता है। तो आपको पता है कि जो फेराडे का जो होता है आपका फेराडे का जो इलेक्ट्रोलाइसिस का नियम होता है, जो पहला नियम होता है वो क्या होता है आपका M = ZIT। ये होता है आपका फेराडे का इलेक्ट्रोलिसिस का यहाँ पे पहला नियम। तो आपको पता है कि यहाँ पे जो M बराबर आपका मास जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, करंट के हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हो बिजली की मात्रा के सीधे समानुपाती होता है। तो ये हो जाता है आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला, जो आपका मास होता है मुक्त आयनों का जो द्रव्यमान होता है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये हमारा यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा यहाँ पे, फेराडे के इलेक्ट्रोलिसिस के पहले नियम के अनुसार M = ZQ में Z क्या प्रतिनिधित्व करता है, जहाँ Q बिजली की मात्रा और M मुक्त आयनों का द्रव्यमान है। तो मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि जो हमारा फेराडे का जो नियम होता है इलेक्ट्रोलाइसिस का पहला वो होता है M = ZIT। तो यहाँ पे हमारा जो Z होता है ये हमारा यहाँ पे क्या डिनोट करता है हमको, तो हमारा Z होता है ये हमको क्या डिनोट करता है, पदार्थ की विद्युत रसायन तुल्यांक, यानी कि हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट जो है हमारा Z यहाँ पे हमको शो करता है, यानी कि Z को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट या पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक। अगर मैं इसकी यूनिट की बात करता हूँ तो ये होता है आपका kg/कूलम, यहाँ पे इसकी क्या होती है, यूनिट होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन से रिलेटेड याद रखनी है। अब आ जाता है हमारा अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, एक चक्कर को पूरा करने के लिए प्रत्यावर्ती धारा द्वारा लिए गए समय को क्या कहा जाता है। तो आपकी जो साइनोसॉइडल एसी वेव फॉर्म होती है, जो हमारी ये एक चक्कर होता है इसको पूरा करने में जो हमारा टाइम लिया जाता है एसी करंट के द्वारा, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्योंकि ये हमारा होता है, तो इस साइकिल को यहाँ से यहाँ तक का जो
कवर करने में, पूरा करने में समय लिया जाता है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम टाइम पीरियड। तो इसे हम टाइम पीरियड कहते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा प्रत्यावर्ती धारा की कला विधि यानी कि काला विधि। हम टाइम पीरियड को हिंदी में क्या कहते हैं, काला विधि, यानी कि एक ऐसी साइकिल को पूरा करने में जो टाइम लिया जाता है उसे हम टाइम पीरियड कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन आता है हमारा, किसी 200 पाई रेडियन पर सेकेंड के कोणीय वेग के वेवफॉर्म की अवधि क्या है। तो यहाँ से आपको क्या दिया हुआ है, एक एंगुलर स्पीड दी गई है, यानी कि आपको यहाँ से जो दिया गया है वो दिया गया है, यहाँ पे आपको ओमेगा दिया है। ओमेगा कितना दिया हुआ है, ओमेगा दिया हुआ है आपको 200 पाई। और यहाँ से आपसे क्या पूछा गया है, अवधि पूछी गई, यानी कि आपको यहाँ से टाइम पीरियड पूछा गया है। तो टाइम पीरियड यहाँ से आपको पूछा गया है। तो आपको पता है कि ओमेगा बराबर क्या होता है हमारा, ओमेगा बराबर होता है हमारा 2πf, ये हमारा ओमेगा बराबर होता है। और आपको यह भी पता है कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1 बटा टाइम पीरियड होती है। तो आपको क्या करना है, फ्रीक्वेंसी की जगह टाइम पीरियड को रखना है। तो ओमेगा बराबर हमारा क्या हो जाएगा 2 पाई, और फ्रीक्वेंसी की जगह हमको क्या रखना है, 1/t रखना है। तो आपको इस टी की वैल्यू को निकालना है। तो टी की वैल्यू को जब हम निकालेंगे, टी की वैल्यू को निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, इस टी को इधर ले जाएंगे और ओमेगा हमारा नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको निकालेंगे तो किस प्रकार निकालेंगे, हमारा टी बराबर जो होगा वो क्या हो जाएगा 2 पाई/ओमेगा। और ओमेगा की वैल्यू हमको कितनी दी हुई है, तो ओमेगा की वैल्यू दी हुई है हमको 200। तो यहाँ से हम क्या करेंगे 2 पाई/200 पाई। तो ये हमारा पाई से पाई कट जाएगा, तो यह हो जाएगा हमारा 1/100। और ये हमारा जो 1/100 आता है ये सेकंड में आता है, यानी कि ये आ जाएगा हमारा 1/100 सेकेंड। अब आपको क्या करना है, इसको मिली सेकेंड में चेंज करना है। तो मिली सेकेंड में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 10⁻³ से ऊपर और 10⁻³ से नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपको पता है कि 10⁻³ जो होती है ये तो हमारा, ये 10⁻³ तो हमारा क्या बन जाएगा, मिली बन जाएगा। और जब हमारा 10⁻³ ऊपर जाएगा तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, तो ये हमारा बन जाएगा 10 मिली सेकेंड। तो यहाँ से हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा पहला इसका सही आंसर हो जाएगा 10 मिली सेकेंड। अब यहाँ पे देख सकते हो 10 मिली सेकेंड हमारा इसका सही आंसर होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को पॉज करके दोबारा से इसको आप देखोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन आता है 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की प्रत्यावर्ती धारा का अधिकतम मान 120 एम्पियर है, इसके तात्कालिक मूल्य के लिए समीकरण क्या होगा। तो आपको कोई भी 60 हर्ट्ज की एक ऐसी करंट दी हुई है, उसका मैक्सिमम जो अधिकतम मान है वो 120 एम्पियर दिया हुआ है। तो इसका आपको तात्कालिक मान निकालना है, यानी कि आपको इसकी आरएमएस वैल्यू निकालनी है। तो आपको पता होता है कि जो करंट की आरएमएस वैल्यू का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारे पास, वो होता है IM साइन ओमेगा टी। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है, साइन ओमेगा टी, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है। अब आपको इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुटअप करना है। तो अब आपको वैल्यू में इस फॉर्मूले में वैल्यू को कैसे पुटअप करना है, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा IM आपको दिया हुआ है 120 इंटू साइन इंटू ओमेगा। ओमेगा आपको कितना, ओमेगा क्या होता है हमारा 2πf होता है। तो ओमेगा बराबर हम क्या लिख देंगे 2πf, ये हमने ओमेगा बराबर लिख दिया 2πf। और आपका टाइम ऐसा का ऐसे आ जाएगा यहाँ पे t। तो यहाँ से आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 120 साइन। अब आपको 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है क्वेश्चन में, 60 हर्ट्ज से फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो यहाँ पे हम 60 इंटू टी। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या बनेगा 120 साइन 120 पाई टी, ये हमारा यहाँ पे आंसर बनेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर आप देख सकते हो, ये जो ऑप्शन है, ये जो 120 साइन 120 पाई टी जो हमारा है ये है हमारा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसका सही आंसर होगा। अब चलेंगे हम अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आता है हमारा यहाँ पे 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की प्रत्यावर्ती धारा का अधिकतम मान 120 एम्पियर है, 1/720 सेकेंड के बाद इसका तात्कालिक मान क्या होगा। तो अभी जस्ट मैंने आपको जो ऊपर वाला क्वेश्चन करवाया सेम वही क्वेश्चन है, बस आपको इसमें बस थोड़ा सा चेंजेस करना है। वो थोड़ा सा चेंजेस आपको कैसे करना है वो देखना है। तो अभी मैंने आपको इसका फॉर्मूला लिख के बताया। जो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, फॉर्मूला होता है यहाँ पे IM बराबर IRMS, जो IRMS होता है हमारा IM साइन ओमेगा टी, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब आपको टी टाइम की जगह यहाँ पे 1/720 रखना है, क्योंकि आपको से क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 1/720 टाइम दिया हुआ है। तो अब इस फॉर्मूले में हम वैल्यू को पुट करते हैं। तो आपकी मैक्सिमम करंट तो दी हुई है 120 इंटू साइन, आपको ओमेगा बराबर क्या होता है 2πf। तो 2πf
इंटू यहाँ से अब आपको टाइम क्या रखना है, टाइम रखना है आपको 1/720। और अब हम जो ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, जो हमारी ये इतनी वैल्यू आती है, ये वैल्यू हमारे किस में आएगी, रेडियन में आएगी। तो इस रेडियन को हम डिग्री में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें गुणा करेंगे 180/पाई का, इसके साथ में गुणा करेंगे। तो अब हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू रख करके इसको सॉल्व करेंगे। तो 120 साइन 2 पाई, और फ्रीक्वेंसी दी हुई है हमको क्वेश्चन में 60 हर्ट्स। तो 60 इंटू 1/720 इंटू 180/पाई। तो आपका यहाँ पे जो ये पाई है, इस पाई से ये पाई तो कट जाएगा, और ये एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, और इससे हमारा कितनी बार कट जाएगा, 12 बार कट जाएगा, क्योंकि हमारा बार छंग 72 होता है, तो 12 बार कट जाएगा। तो ये हमारा हो गया, तो ये हमारा यहाँ से कितना आ जाएगा, और ये हमारा 12 से ये कितनी बार कट जाएगा, ये हमारा यहाँ पे कट जाएगा 30 टाइम्स, क्योंकि ये हमारा 2 है, तो 2 से हमारा ये 12 भी कट जाएगा, 6, तो 6 तिया 18, ये 6 तिया 18 और 0, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा 120 साइन 30। तो आपको पता है कि अब 120 साइन 30 की वैल्यू पुट करनी है। तो आपको पता है कि हमको जो वैल्यू मिली है 120 साइन 30, 120 इंटू साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। तो 1/2 यानी कि ये 60 टाइम्स कट जाएगा, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 60 एम्पियर हमको यहाँ पे आंसर मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अब चलेंगे हम अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आता है हमारा यहाँ पे, क्वेश्चन है हमारा, एक तरंग के तात्कालिक वोल्टेज, या तो यहाँ पे आप क्या दिया हुआ है, आरएमएस वैल्यू दी हुई है वोल्टेज की कुछ अलग अलग। तो वीटी बराबर दिया हुआ है आपको 200 साइन ओमेगा टी प्लस 100 साइन 3 ओमेगा टी प्लस 50 साइन 5 ओमेगा टी। यदि एक हॉट वायर वोल्ट मीटर के द्वारा मापा जाता है, जो आपका हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट होता है उसके द्वारा इस वोल्टेज को नापा जाता है, तो पाठ्यांक क्या होगा, तो आपको उसकी रीडिंग बतानी है। तो आपको पता है कि जो हमारा हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट होता है, जो हॉट वायर वोल्ट मीटर होता है, ये क्या करता है, हमारा हॉट वायर जो होता है ये क्या करता है, हमारा आरएमएस वैल्यू को मेजर करता है। तो आपको क्या निकालना है, आरएमएस वैल्यू को यहाँ से निकालना है। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है, वी आर एम एस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारे पास, वो होता है हमारे पास 1/2 कोष्टक में I1 का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर प्लस I3 का स्क्वायर। जितने भी हमारे पास करंट होगी उनकी सबकी मैक्सिमम वैल्यू जो है उनको हम क्या कर देंगे, उनका स्क्वायर करके जोड़ देंगे। बाकी आपको साइन के बाद कुछ भी हो उससे आपको कोई लेना देना नहीं है, आपको ओनली जो मैक्सिमम वैल्यू है उसी का यूज़ करना है। तो अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, अंडर रूट में 1/2 I1, यानी कि I1 कितना है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 200 का स्क्वायर प्लस I2 कितना है 100 का स्क्वायर प्लस I3 कितना है हमारा 50 का स्क्वायर। तो ये हम यहाँ पे सबको स्क्वायर करके इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, अंडर रूट 1/2। तो इन सभी का स्क्वायर करेंगे, तो हमको स्क्वायर करके जो जोड़ेंगे तो हमको कितना मिल जाएगा, ये मिलेगा हमको 52,000, ये मिलेगा हमको 52,500, क्योंकि आपका 200 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 40,000, 100 का स्क्वायर 10,000 हो जाएगा, तो 50,000 और 50 का स्क्वायर होता है आपका 2500। तो हमारा 40,000 प्लस 10,000 50,000 और प्लस 2500 हो जाएगा आपका 52,500। तो ये हमारे यहाँ पे टोटल मिल जाएगा। तो हम जब हम इसको 2 से काटेंगे, तो 2 से काटेंगे तो ये हमारा कट जाएगा, कितने बार कट जाएगा, ये कटेगा हमारा 2, यानी कि ये आ जाएगा हमारा 26,250, ये हमारा अंडर रूट में आ जाएगा। तो हम अंडर रूट 26,250 को सॉल्व करेंगे, तो अंडर रूट 26,250 की वैल्यू होती है, ये होती है हमारी 162। तो हमको जो इसका आंसर मिलेगा वो मिल जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, हमको इसका सही आंसर मिल जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आता है हमारा यहाँ पे, एक वैकल्पिक वोल्टेज का आरएमएस मान और औसत मान 0 पॉइंट, आपको ये यहाँ पे कोई एक वैकल्पिक वोल्टेज है उसका आरएमएस मान दिया हुआ है और उसका एवरेज मान दिया गया है, यानी कि उसका औसत मान दिया गया है। तो वैकल्पिक तरंग के फॉर्म फैक्टर की गणना कीजिए। तो आपको पता है जो यहाँ पे जो फॉर्म फैक्टर होता है, हमारा जो फॉर्म फैक्टर होता है ये क्या होता है, ये होता है हमारा आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। तो आपको क्या करना है, इन दोनों को पुट करना है। आपको यहाँ पे आरएमएस वैल्यू दी हुई है वो कितनी है 0.25, और एवरेज वैल्यू कितनी दी हुई है 0.125। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमको फॉर्म फैक्टर कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आता है हमारा यहाँ से, किसी नाभिक से शिथिलता से जुड़े कर्षण शक्ति इलेक्ट्रॉन को किस रूप में जाना जाता है। तो यहाँ से देखते हैं, तो हम अंग्रेजी में पढ़ते हैं, तो द वैलेंस इलेक्ट्रॉन दैट आर वेरी लूजली अटैच्ड विद द न्यूक्लियस आर नोन एज। तो आपका जो न्यूक्लियस होता है, उससे जो सबसे कम अटैच होता है वो कौन सा
यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होता है, जो इलेक्ट्रॉन अटैच होता है उसको हम क्या कहते हैं, तो अगर ये हमारा क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गति करते रहते हैं। तो हमारा सबसे कम जो शिथिलता के साथ जो जुड़ा होता है, सबसे कम फोर्स के साथ, तो वो क्या होते हैं, हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन जो बाहर घूमते रहते हैं, ये न्यूक्लियस के साथ बहुत कम फोर्स से जुड़े होते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा मुक्त इलेक्ट्रॉन, हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करता हूँ तो इलेक्ट्रॉन की जो हमारे पास जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, एक इलेक्ट्रॉन बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। और ये हमारा क्या होता है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। उसी प्रकार अगर मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, तो इसका मास जो होता है वो होता है हमारे पास 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन का मास होता है। तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आता है हमारा यहाँ पे, धातु की सतह पर आने वाली प्रकाश ऊर्जा। जो आपकी किसी भी धातु की सतह पर जो प्रकाश ऊर्जा आ रही है, धातु के भीतर मुक्त इलेक्ट्रॉनों को स्थानांतरित करने के लिए उन्हें सतत छोड़ने में सक्षम बनाती है, इसको किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है। तो आपकी कोई भी धातु होती है, उसके भीतर क्या होती है हमारे पास, उसके भीतर जो हमारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उससे क्या होती है, हमारी एनर्जी निकलती है। उस एनर्जी को क्या करते हैं हम, किसी भी धातु की सतह पर वो आती है, तो वो जो हमारे पास एनर्जी रिलीज होती है वो किस फॉर्म में उत्सर्जित होती है। तो हमारे पास जो एनर्जी उत्सर्जित होती है किसी भी धातु की सतह पर, जो एनर्जी गिरती है यानी कि प्रकाश ऊर्जा जो गिरती है, तो ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो निकलते हैं वो निकलते हैं प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की क्रिया के द्वारा। हमारे किसी भी धातु से क्या निकलते हैं, यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स यानी कि ऊर्जा निकलती है। तो इसको हम कहेंगे प्रकाश विद्युत उत्सर्जन यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। इंग्लिश की बात करते हम इसको लिखेंगे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। ये हो जाएगा यहाँ पे हमारा फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तो हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं वो किस प्रोसेस से निकलती है, हमारी ऊर्जा वो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन की प्रोसेस से निकलती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन आता है, किसी अर्धचालक में कर्षण शक्ति और चालन बैंड के बीच ऊर्जा अंतराल कितना होता है। तो आपको यहाँ पे जो हमारा सेमीकंडक्टर होता है उसमें आपका कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड होता है, उन दोनों के बीच में गैप कितना होता है। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं हम सेमीकंडक्टर की, यहाँ पे मैं आपको सेमीकंडक्टर तीनों के बारे में बता देता हूँ। ये आपका क्या होता है, कंडक्शन बैंड होता है। यहाँ पे आपका क्या होता है, कंडक्शन बैंड होता है, और ये आपका वैलेंस बैंड होता है। अगर मैं बात करूँगा सेमीकंडक्टर की, तो सेमीकंडक्टर के बीच में आपके पास ये जो गैप होता है, ये गैप आपका कितना होता है, लगभग ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है। आपके पास ये गैप कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन के आसपास होता है। अगर मैं बात करता हूँ इसी गैप को इंसुलेटर के लिए यानी कि कुचालक के लिए, तो कुचालक के लिए अगर मैं बात करता हूँ तो ये गैप आपका क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। और ये हमारा ये कंडक्शन बैंड और ये हमारा वैलेंस बैंड, तो ये गैप हमारा लगभग हो जाता है कितना, 5 या लगभग 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास हमारे पास ये गैप हो जाता है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ इसी गैप को किसके लिए, मेटल के लिए यानी कि धातु के लिए बात करता हूँ, तो ये गैप क्या होता है हमारा, ये गैप हमारा एक दूसरे को ओवरलैप कर जाता है। यानी कि इनके बीच में जो गैप होता है वो कितना होता है, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप होता है। यानी कि एक दूसरे को क्या कर जाते हैं, ओवरलैप कर जाते हैं। तो हमारा सेमीकंडक्टर केस में क्या हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होगा। तो हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब चलेंगे हम अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आता है हमारा, अगला क्वेश्चन है यहाँ से, निम्नलिखित परिपथ के संबंध में सही कथन चुनें। जो आपको सर्किट दिया गया है उसके संबंध में आपको सही कथन चुनना है। तो आपको देखना है कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको कितना वोल्टेज है, 4 वोल्ट यहाँ से आपको दिया गया है, और यहाँ पे आपका वोल्टेज है 24 वोल्ट। तो ये आपका डायोड का अगर मैं बात करता हूँ, ये डायोड है आपका, ये डायोड का एनोड टर्मिनल होता है, ये कैथोड टर्मिनल होता है। तो जब भी आपका एनोड टर्मिनल का जो वोल्टेज है वो हमेशा ज़्यादा होगा कैथोड के टर्मिनल से, तभी आपका डायोड क्या होता है, ऑन कंडीशन में होता है। यहाँ पे क्या होता है, ऑन कंडीशन में होता है। लेकिन अगर आपका VA लेस देन वी कैथोड वोल्टेज होगा, यानी कैथोड वोल्टेज, तो हमारा डायोड किस कंडीशन में होता है, हमेशा ऑफ कंडीशन में होता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 4 वोल्टेज है और यहाँ पे 24 वोल्टेज है। ये इस डायोड का एनोड टर्मिनल है, ये कैथोड टर्मिनल है। तो यहाँ का वोल्टेज ज़्यादा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, D1 तो क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। ये हमारा यहाँ पे ये इस डायोड का ये क्या है, हमारा एनोड टर्मिनल, यहाँ का वोल्टेज 4 है और यहाँ का कैथोड का 24 है, यानी कि ये वोल्टेज कम है हमारा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑफ कंडीशन में हो जाएगा। तो हमारा ये इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। D1 ऑन हो जाएगा और D2 हमारा क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। अब चलेंगे हम अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आता है हमारा यहाँ से, डायोड जिसमें नकारात्मक प्रतिरोध क्षेत्र होता है यानी कि आपका नेगेटिव रेसिस्टेंस रीजन होता है,
और इसका उपयोग ऑसिलेटर्स में किया जाता है। तो आपको पता है जो हमारा नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन होता है इसका हम यूज़ क्या करते हैं, ऑसिलेटर्स में करते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, तो उस डायोड को हम क्या कहते हैं, यानी कि जिस डायोड में नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन होता है उस डायोड को हम क्या कहते हैं, तो उस डायोड को हम कहते हैं टनल डायोड। क्या कहते हैं, उस डायोड को हम कहते हैं टनल डायोड। हम उसको बोलेंगे टनल डायोड। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ टनल डायोड की, तो आपका जो टनल डायोड है ये आपका फॉरवर्ड बायस प्लस आपका ये रिवर्स बायस, दोनों बायस में आपका वर्क कर सकता है। उसके साथ ही इसका जो प्रिंसिपल होता है वर्किंग प्रिंसिपल, तो ये आप इसका वर्किंग प्रिंसिपल जो होता है वो क्या होता है, टनलिंग इसका क्या होता है, वर्किंग प्रिंसिपल होता है, यानी कि टनलिंग इफेक्ट पे ये हमारा काम करता है। और इसका जो कट इन वोल्टेज होता है, इसका कट इन वोल्टेज जो होता है वो कितना होता है, लगभग 0 वोल्ट इसका कट इन वोल्टेज होता है टनल डायोड का। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ टनल डायोड की, तो टनल डायोड का जो स्विचिंग टाइम होता है वो स्विचिंग टाइम कितना होता है, 10⁻−12 सेकेंड। ये इसका यहाँ पे स्विचिंग टाइम होता है टनल डायोड का। उसी के साथ इसमें डोपिंग की बात करें तो इसमें डोपिंग बहुत हाई, बहुत ज़्यादा होती है। और डिप्लीशन विड्थ की बात करें तो इसकी डिप्लीशन विड्थ भी क्या होती है, जब डोपिंग हाई होगी तो डिप्लीशन विड्थ क्या होगी, कम होगी, तो इसकी डिप्लीशन विड्थ क्या होती है, कम होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको टनल डायोड से रिलेटेड याद रखनी है। अब चलेंगे हम अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आता है हमारा यहाँ पे, एक सामान्य आधार कनेक्शन में, तो यहाँ से आपको कॉमन बेस कनेक्शन में धारा प्रवर्धक कारक, तो यहाँ से अगर बात करता हूँ मैं जो कॉमन बेस जो कॉन्फ़िगरेशन होता है उसमें आपको जो धारा प्रवर्धक होता है वो आपको क्या होता है, एल्फा। तो यहाँ से आपको एल्फा कितना दिया हुआ है, 0.9 दिया हुआ है। यदि उत्सर्जक धारा, यानी कि आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एमीटर की करंट दी हुई है, आई दिया हुआ है 1 मिली एम्पियर। तो धारा बेस धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आपको बेस करंट की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ से आपको एक मैं रिलेशन बताना चाहूँगा कि हमारा जो बेस करंट आएगी वो किस कंडीशन में आएगी, हमारा कॉमन कलेक्टर के केस में आएगी। और कॉमन कलेक्टर के केस में हमारा जो 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 हमारा करंट फैक्टर होता है, जो करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर होता है वो क्या होता है, हमारा गामा होता है। वो क्या होता है, हमारा गामा। और गामा बराबर क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा IE/IB। तो हमको क्या हुआ है, IE की वैल्यू दी हुई है, हमको IB की वैल्यू निकालनी है और हमको गामा यहाँ से निकालना है। अब गामा कैसे निकालना है, तो आपको एक रिलेशन याद रखना है जो आपको किसी भी न्यूमेरिकल को सोल्व करने में बहुत ही मदद करेगा। तो एक रिलेशन होता है हमारा गामा इज इक्वल टू, ये होता है हमारा गामा इज इक्वल टू 1+β इज इक्वल टू 1/1 - अल्फा। ये रिलेशन आपको काफ़ी जगह हेल्प करेगा। इस रिलेशन को आप चाहो तो लिख सकते हो एक साथ में अपने पास में। तो यहाँ से आपको क्या गया हो, एल्फा की वैल्यू गिवन है, तो यहाँ से आप गामा की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हो। तो यहाँ से अब आपको गामा की वैल्यू कैसे निकालनी है, तो यहाँ से हमारा गामा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, गामा बराबर 1/1 - अल्फा, यानी कि 1/1 - 0.9। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो गामा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, यहाँ से 0.1 में से 0.9 जाएगा तो यह बचेगा हमारे पास 0.1। तो 0.1/0.1 होता है हमारे पास 10। तो गामा की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। तो अभी मैंने आपको बताया था गामा बराबर क्या होता है हमारे पास, IE/IB। तो यहाँ से बेस करंट की वैल्यू निकालनी है तो हमको हमारे पास IB बराबर जो क्या आ जाएगा, IE/गामा। अब आपको IE की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 1 मिली एम्पियर। 1 मिली का मतलब होता है हमारे पास 10⁻³ तो हमको 1 × 10⁻³ भी लिखना है अपॉन गामा की वैल्यू कितनी है 10। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 0.1, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 0.1 मिली एम्पियर। ये हमारे पास इसकी गामा की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे फर्स्ट इसका सही आंसर होगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, बीजेटी एम्पलीफायर के संबंध में एल्फा का मूल्य बीटा 49 के बराबर है। तो यहाँ से आपको एल्फा की वैल्यू निकालनी है, बीटा दिया हुआ है तो आपको बीटा कितना दिया हुआ है 49 दिया हुआ है और एल्फा जो है वो कैलकुलेट करना है। तो आपको रिलेशन पता होगा कि हमारा एल्फा बराबर जो क्या होता है, एल्फा बराबर होता है हमारा β/1+β। तो आपको इसमें वैल्यू पुट करनी है तो ये हो जाएगा आपका 49 + 1 + 49। तो ये हो जाएगा आपका 49 + 50। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको एल्फा की वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी 0.98। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड इसका सही आंसर होगा 0.98। अब चलेंगे हम अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आता है हमारा, अगला क्वेश्चन है, दिए गए एम्पलीफायर के लिए IC का मान ज्ञात करें। तो आपको जो IC करंट दी गई है इसमें आपको करंट की वैल्यू बतानी है, इस IC की वैल्यू निकालनी है। तो अब आपको डायग्राम में देखना है कि IC की वैल्यू आपको किस प्रकार कैलकुलेट करनी है। आप देख सकते हो IC जो करंट फ्लो कर रही है वो इस रजिस्टर में से करंट फ्लो कर रही है। तो इस रजिस्टर में आपको करंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो हमारी IC बराबर जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, VC/RC, क्योंकि इसके अक्रॉस का वोल्टेज और इसी के अक्रॉस की करंट रजिस्टेंस। तो IC बराबर जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, वोल्टेज दिया हुआ है अपने को 0.5 और रजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है हमारे हमको
800। तो ये हमारे पास इसकी क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमको कैलकुलेट करने पे कितना मिलेगा, ये मिलेगा हमको आईसी जो वैल्यू मिलेगी ये मिलेगी 0.625 मिली एम्पियर। तो ये हमारी आईसी की वैल्यू हो जाएगी। तो इस प्रकार क्या करना है, आपको आईसी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन डायग्राम देखने में बहुत हार्ड लग सकता है, लेकिन आपको कुछ नहीं करना, ओम का नियम लगाना है, आई बराबर वी बटा आर लगा के आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन आता है हमारा, अगला क्वेश्चन है यहाँ से, कलेक्टर अमीटर वोल्टेज 2 वोल्ट से 10 वोल्ट तक बढ़ाने पर यदि ट्रांजिस्टर में यदि संग्राहक धारा 2 मिली एम्पियर से 3 मिली एम्पियर हो जाती है तो उसका आउटपुट प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो आपका कोई भी एक ट्रांजिस्टर है, उसमें हम क्या हुआ कि वोल्टेज को हमने चेंज किया 2 वोल्ट से लेकर के 10 वोल्ट तक, उसमें चेंजेस हुआ। और करंट जो उसकी ट्रांजिस्टर की करंट थी उसमें कितना चेंज हुआ, 2 मिली एम्पियर से लेकर के 3 मिली एम्पियर तक। तो उसमें हमको रेसिस्टेंस का आउटपुट मान बताना है। तो हमारा आपको पता है कि जो रेसिस्टेंस होता है वो क्या हो जाएगा हमारे पास, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई, ये हो जाएगा। अब आपको पता है कि डेल्टा वी वोल्टेज में कितना चेंज हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल 10 माइनस 2 इतना हमारे पास चेंज हुआ। और करंट में कितना चेंज हुआ, 3 माइनस 2, तो इसमें कितना चेंज हो गया हमारे पास। और ये जो करंट आएगी आपकी मिली एम्पियर में आएगी, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8/1 मिली एम्पियर। तो जब आपका ये मिली ऊपर जाएगा तो किस में चेंज हो जाएगा, किलो में चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 8 किलो ओम हमारे पास इसका सही आंसर हो जाएगा रेसिस्टेंस का। तो इस प्रकार आपको इस रेसिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट करना था। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपसे इजीली हो जाएगा। अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आता है हमारा यहाँ से, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस सप्लाई वोल्टेज वीबीबी का निर्धारण करें जो ट्रांजिस्टर को संतृप्त अवस्था में रखता है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, जो वीबीबी दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, इस वीबीबी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो इस वीबीबी की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करेंगे, और यहाँ पे आपको जो बीटा है एम्पलीफिकेशन फैक्टर वो 200 लेना है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको ये जो इनपुट टर्मिनल है इस साइड पे क्या करना है, केवीएल लगाना है। आपको क्या लगाना है, केवीएल। तो जब हम इनपुट साइड में केवीएल लगाएंगे तो यहाँ से आपको केवीएल लगाओगे तो क्या मिलेगा, माइनस का वी बी बी प्लस 50, इसमें आपको करंट इंटू रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, वोल्टेज हो जाता है। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 50 किलो ओम इंटू इसके अक्रॉस जो करंट है वो क्या है, आई बी, प्लस ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा ये क्या है, माइनस से ये जो वी बी है हमारा माइनस से बाहर है तो प्लस का वी बी ई इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारा वी बी ई। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, वी बी बी को हम एक साइड ले लेंगे तो ये क्या मिल जाएगा हमारा 50 किलो ओम आई बी। और यहाँ से आपको वी बी ई की वैल्यू क्या लेनी है, अगर आपको ट्रांजिस्टर कुछ नहीं दिया होता, हमको सिलिकॉन को लेकर के चलना है। और सिलिकॉन के लिए कट इन वोल्टेज कितना होता है, 0.7। तो हम इसकी वैल्यू क्या लेंगे, 0.7 ले लेंगे वी बी ई की वैल्यू, बराबर वी बी बी हमारा इधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो ये जो इक्वेशन है ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, आपको इसको मार्क कर देना है। क्योंकि आपको अब क्या करना है, इस आई बी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। और जब आपके पास ये आई बी की वैल्यू आ जाएगी तो आपको आई बी की वैल्यू इस फॉर्मूले में रखना है, जिससे आपका आंसर आ जाएगा वी बी बी कैलकुलेट होके। अब आपको आई बी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है तो उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे आप इस इक्वेशन को लिख लीजिए, जिससे कि आपको ये इक्वेशन बाद में याद रहेगी। तो यहाँ से अब हम करेंगे इसको रफ। तो यहाँ पे आपको इस इक्वेशन को याद रखना है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को, क्योंकि लास्ट में जो आई बी की वैल्यू कैलकुलेट होकर आएगी वो हम इसी में पुट करेंगे और इसी से हमारा आंसर निकलेगा। तो यहाँ से आई बी की वैल्यू को निकालने के लिए आपको पता है कि हमारा आई सी जो होता है इसमें क्या बोलते हैं, हमारा ट्रांजिस्टर में आई सी जो होता है वो क्या होता है, बीटा इंटू आई बी होता है। तो यहाँ से आपको आई बी जो है, आई बी क्या मिलेगा, आई बी बराबर क्या मिल जाएगा हमारा, आई सी अपॉन बीटा। अब यहाँ से आपको एक नई टर्म और आ चुकी है। अब आपको क्या करना है, आई सी को कैलकुलेट करना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आई सी जो दिया हुआ है, अब आपको आई सी कैलकुलेट करना है। तो आई सी कैसे कैलकुलेट करना है, तो हमारा आई सी क्या हो जाएगा, वी सी सी। आपको डायग्राम में देखना है, प्लस का 10 वोल्ट आप देख सकते हो, वी सी सी हमारा कनेक्टेड है कलेक्टर टर्मिनल पे। तो कलेक्टर टर्मिनल का वोल्टेज अपॉन में कलेक्टर टर्मिनल की रेसिस्टेंस, ये इससे हमारा क्या आ जाएगा, आई सी सी। तो हमारा क्या आ जाएगा, वी सी सी अपॉन आर सी सी। तो हमको कलेक्टर टर्मिनल का वोल्टेज है वो कितना है हमारा 10 वोल्ट, और इसका रेसिस्टेंस कितना हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2 किलो ओम। तो यहाँ से हमारा ये हो जाएगा, 2 से कट जाएगा तो 5, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 मिली एम्पियर हमारे पास इसकी करंट आ जाएगी। ये कितनी आ जाएगी हमारे पास, इसकी जो करंट आएगी वो आएगी हमारे पास 5 मिली एम्पियर हमारे पास कलेक्टर करंट आ चुकी है। अब आपको क्या करना है, आई बी में इसकी वैल्यू को पुट करना है। तो यहाँ से आपको आ जाएगा 5 मिली एम्पियर अपॉन बीटा, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 200। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये मिलेगा हमको, यहाँ पे जब 5 मिली एम्पियर यानी कि 5 इंटू 10 की घात -3 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास 5 इंटू 10 की घात -3 अपॉन 200।
तो इसको हमको सोल्व करना है। तो इसको सोल्व करने के बाद जो आपको यहाँ पे आई बी की वैल्यू मिलेगी, तो यहाँ पे आपको आई बी की वैल्यू जो मिल के आएगी वो यहाँ पे आपको मिलेगी आई बी बराबर, वो मिल जाएगी आपको 0.025 मिली एम्पियर। ये आपको आई बी की वैल्यू मिल चुकी है। अब आपको क्या करना है, मैंने आपको जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट याद रखवाई थी उस इक्वेशन में इस आई बी की वैल्यू को पुट करना है। तो क्या इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या थी हमारी, वो थी हमारी 50 किलो का मतलब हो जाएगा आपका 10⁻³ इंटू आई बी। आई बी हमारा यहाँ से आ चुका है 0.025, ये आपका 025 मिली का मतलब होता है 10⁻³ इंटू आपका सिलिकॉन के लिए था तो वो कितना था आपका 0.7 बराबर हमारा था वी बी बी। ये आपकी यहाँ पे पूरी इक्वेशन थी। अब आपको इसको कुछ नहीं करना है, मैथमेटिकली रूप से आपको सॉल्व करना है। तो ये आपका 10⁻³ से 10⁻+3 कैंसिल हो जाएगा। अब आपको सिंपली इसको गुणा करना है। तो आपको सिंपली जब इसको गुणा करोगे तो आपको जो वी बी बी जो कैलकुलेट होकर के मिलेगा वो मिलेगा 1.95 आपको वी बी बी कैलकुलेट होकर के मिलेगा। यानी कि ये सारी प्रोसेस आपको यहाँ पे बहुत ही आसानी से करनी है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो इस क्वेश्चन को आपको एक बार वीडियो को पीछे लेकर के आप दोबारा से देख सकते हो, और आप इस क्वेश्चन को अगर अपने कॉपी में लिख करके सोल्व करोगे तो आपको क्वेश्चन जरूर समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक प्रोसेस बताई है जिसको आप इजीली इसको सोल्व कर सकते हो। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आता है हमारा यहाँ से, यदि फीडबैक और फीडबैक अंश के बिना वोल्टेज लाभ आपको दिया गया है ए वी एंड एम वी, तो ऋणात्मक वोल्टेज फीडबैक के लिए लाभ ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से आपको विदाउट फीडबैक जो गेन दिया गया है वो कितना दिया गया है, ए वी दिया गया है, और विद फीडबैक जो यहाँ से आपको फीडबैक फैक्टर दिया गया है वो कितना दिया गया है, एम वी दिया गया है। तो आपको नेगेटिव फीडबैक के लिए यहाँ पे आपको गेन निकालना है। तो आपको जो विद फीडबैक जो गेन होता है हमारा गेन, अगर हम बात करते हैं नेगेटिव फीडबैक के लिए, तो नेगेटिव के लिए हमारा गेन होता है वो क्या हो जाएगा हमारा ए वी अपॉन 1। जब हमारा यहाँ पे नेगेटिव होता है तो यहाँ पे प्लस साइन आता है ए वी इंटू एम वी। ये हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक के लिए होगा। आपको बहुत सी जगह जब आपको किताबों में इस एम वी की जगह क्या मिलेगा, बीटा लिखा हुआ मिलेगा, ए बीटा लिखा हुआ मिलेगा। ये आपका फीडबैक, ये बीटा आपका कुछ नहीं होता है, ये आपका क्या होता है, फीडबैक फैक्टर होता है, या फिर इसको हम फीडबैक फैक्टर भी कह सकते हैं, या फिर हम इसको एक नाम और देते हैं फीडबैक फैक्टर के साथ में। इस फीडबैक फैक्टर के साथ में हम इसको फीडबैक फ्रैक्शन के नाम से भी जानते हैं। और हमारा ए वी जो होता है ये क्या होता है, ओपन लूप गेन होता है। ये हमारा ए बी ओपन लूप गेप होता है, और बीटा क्या होता है हमारा फीडबैक फैक्टर होता है। तो आप देख सकते हो नेगेटिव फीडबैक के लिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको इसकी जगह आपको क्या पूछता, अगर पॉजिटिव फीडबैक पूछता, तो यहाँ से अगर पॉजिटिव फीडबैक की बात करता हूँ मैं, तो पॉजिटिव में आपको कुछ नहीं करना है, इस प्लस की जगह बस माइनस का यूज़ करना था बस। बाकी आपका फॉर्मूला सेम होता है, आपका कुछ भी चेंज नहीं होता है। तो ये आपको पॉजिटिव वाला भी साथ में याद रखना है। अब चलेंगे हम अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है बिना फीडबैक के एम्पलीफायर का धारा लब्धि गेन आपको दिया हुआ है 240। तो अभी आपको मैंने बताया कि जो विदाउट फीडबैक जो गेन होता है वो क्या होता है, ए वी होता है। वो कितना दिया हुआ है आपको 240। जब ऋणात्मक धारा फीडबैक लागू होता है, यानी कि आपका नेगेटिव फीडबैक लागू होता है, तो उस समय एम्पलीफायर के प्रभावी धारा लब्धि का निर्धारण करें। तो आपको गेन निकालना है। मान ले धारा का क्षीणन, तो आपको जो फीडबैक फैक्टर लेना है, जो फीडबैक फैक्टर लेना है वो कितना लेना है, 0.015। तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था नेगेटिव फीडबैक के लिए। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, गेन इज इक्वल टू जो होता है हमारा ए वी अपॉन 1, जो नेगेटिव होता है तो हमारा यहाँ पे प्लस आ जाएगा ए वी इंटू एम आई। तो ये आपको सारी वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है, आपको इसमें फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 240, 1 + 240 इंटू 0.015। ये आपको यहाँ पे इसको गुणा करना है। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपको जो यहाँ पे फीडबैक फैक्टर की जो वैल्यू मिलेगी, फीडबैक गेन की वैल्यू मिलेगी नेगेटिव की, वो मिल जाएगी आपको 52.7। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे पहला इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, जे फेट के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। जो आपका जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है, या आपको इसको फुल फॉर्म भी याद रखनी है साथ में। जे फेट की फुल फॉर्म क्या होती है आपका, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो आपको जो जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है उसके संबंध में आपको यहाँ पे कौन सा कथन गलत है वो गलत बताना है। तो ऑप्शन पहला यहाँ पे यह एक द्विध्रुवी ट्रांजिस्टर होता है, यानी ये आपका बायापोलर ट्रांजिस्टर होता है। ये आपका बायापोलर नहीं होता है, आपका यूनिपोलर होता है जेफेट। इसकी आउटपुट धारा उपक्रम यानी कि उत्क्रम उपग्रावी होती है।
ये आपका सही है। ये वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होता है, ये आपका वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होता है, ये भी आपका सही है। और इसमें आपका जो नॉइज़ होता है ये आपका कम होता है और इसका साइज़ भी छोटा होता है। तो यहाँ से आपका जो JFET होता है ये क्या होता है, आपका यूनिपोलर डिवाइस होता है, यूनिपोलर, ना कि आपका बाईपोलर। क्योंकि इसमें जो करंट फ्लो करती है ओनली मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण इसमें करंट फ्लो करती है, इसी कारण से ये क्या होता है, यूनिपोलर डिवाइस होती है JFET। तो दोस्तों ये थे पूरे 35 क्वेश्चन जो हमने इस वीडियो में डिस्कस किए। बाकी के हमारा जो 35 क्वेश्चन, जो आपके 35 या 38 क्वेश्चन जो भी बचे हुए हैं, उन क्वेश्चंस को हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करो, और चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।